Hi friends, this is the last part of the discussion videos related to the UPSC GS Prelims Paper 2020. I hope आपने 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक आपके अपने आंसर्स टैली कर लिए होंगे हमारी पिछली वीडियोस देख के। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76. Steel slag can be the material for which of the following? So what is slag? Slag is the waste product or the byproduct left after the metal has been removed from the rock. तो after the mineral extraction process, after the metal extraction process जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसे हम बोलते हैं slag. तो स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट स्टील slag. ये कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सॉइल, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटीज ऑफ द सॉइल. इट कैन बी यूज्ड इन द it can be used for this purpose as well. Production of cement, it can be used as one of the inputs, innovative materials in the input of cement. तो all three can be done using the slag. तो इसका आंसर होगा D 1, 2 and 3. Moving on to the next question. Which of the following are the most likely places to find the musk deer in its natural habitat? Musk deer जिसकी स्टमक में कस्तूरी मिलती है, हमें मस्क कस्तूरी को ही बोलते हैं हिंदी में. तो इसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है? ये उत्तराखंड वाले रीजन में पाया जाता है. अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इसी रीजन में है. गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी इसी रीजन में है. तो दोनों 1 and 2 ये इसकी नेचुरल हैबिटेट है. तो दो ही हमने चूज करने थे एंड द ऑप्शंस गिवन इज among the options given A is the correct answer. Moving on to the next question, 78th question. In the rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce the carbon footprints? In the construction of roads, what innovative materials, what new materials can we use so that के उसका carbon footprint थोड़ा कम है? तो हमें मटेरियल्स दिए हुए थे कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल्स, हॉट मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी एंड पोर्टलैंड सीमेंट. अब हमने देखना है, क्वेश्चन डील कर रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है. ये हॉट मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी हम रोड कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं. एंड क्योंकि ये हॉट होती है एंड इसकी एल्बिडो भी इसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है, इससे कोई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी नहीं इंश्योर होती है एंड कार्बन फुटप्रिंट भी इसका ज़्यादा होता है. इसी तरह से पोर्टलैंड सीमेंट हम ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इन दी रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. नॉर्मल सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट कोई अलग से सीमेंट नहीं है. जो नॉर्मल सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसे पोर्टलैंड सीमेंट ही बोलते हैं. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो इनोवेटिव सीमेंट है वो है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट जिसमें फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, इसका कोई वो नहीं है. लेकिन ये ऊपर वाली जो 3 इनोवेटिव मटेरियल्स हैं, कॉपर स्लैग की कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम. कोल्ड असफाल्ट, यूजली वो हॉट बिचुमन का इस्तेमाल करते हैं, असफाल्ट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम कोल्ड मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उससे हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं. एंड जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल करके भी हम ये चीज़ कर सकते हैं. जियो टेक्सटाइल्स एक बेस बनाने में भी हेल्प करती है, या कई बार आपने देखा होगा आप हिली एरियाज में जाते हो, स्लोप स्टेबलाइजेशन की होती है कि सड़क बनी होती है, इस स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए एक नेट सा बिछाया होता है. आपको वो नेट लगता है लेकिन वो जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल करके वो नेट लाइक फीचर सा बनता है. तो ये तीनों का इस्तेमाल करके हम ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं. ऑप्शंस बनती हैं हमारी 1, 2 and 3. Next question. Consider the following statements. Coal ash contains arsenic, lead and mercury. The वेस्ट प्रोडक्ट, दी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम दी कोल बर्निंग जो रिलीज होता है, कोल ऐश, इट कंटेन्स आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी. बिल्कुल सही बात है. कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. कार्बन पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का पोल्यूशन होता है बाय बर्निंग कोल इन दी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. बिल्कुल सही बात है. हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल. इंडियन कोल में इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं, इसका कार्बन कंटेंट
कंटेंट भी कम होता है। बिटुमेन वैरायटी ऑफ कोल हमारे इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है ओवर एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल है, इसे कोकिंग कोल भी कहा जाता है क्योंकि इसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया में एंथ्रासाइट कोल बहुत कम पाया जाता है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन JNK वाले रीजन में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द कोकिंग कोल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो what are the disadvantages of using इंडियन कोल? उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है, उसमें कार्बन कंटेंट कम है, उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं। तो आंसर होगा इसका 1, 2 and 3 D। Now what is the use of biochar in the farming? ये न्यूज़ में भी रहा था। बायोचार क्या है कि अगर हम बायोमास को बर्न करने की बजाय उसे सिंपली हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बायोचार। एडवांटेजेस क्या है उसके उस कंटेक्स्ट में? इट कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। जापान में वर्टिकल फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, अदरवाइज सिंगापुर जैसे कंट्रीज में भी ये की जाती है जहाँ एरिया कम है। तो व्हाट इज वर्टिकल फार्मिंग के हमने डिफरेंट लेवल्स बना दिए एंड डिफरेंट लेवल्स पे आर्टिफिशियली एक मीडियम में हमने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हमने डिफरेंट लेवल्स पे फार्मिंग प्रैक्टिस की। हमने एक जगह पे इरिगेशन लेट से वाटर प्रोवाइड कर दिया, वही वाटर ट्रिकल डाउन करके नीचे वाले लेवल पे आता है, नीचे वाले लेवल पे आता है। उससे काफ़ी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी होती है, लैंड भी कम इस्तेमाल होती है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, कि जिसमें आप क्रॉप्स ग्रो करते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉइल। अब लेट्स से कि आपने 10 मीटर्स ऊंचा एक वर्टिकल फार्मिंग का सिस्टम क्रिएट किया है। अब उसके लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिट्टी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉइल, व्हाट यू आर यूजिंग इज यू आर यूजिंग बायोचार एज द ग्रोइंग मीडियम। उसके आगे देखते हैं, व्हेन बायोचार इज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल फ्रेंडली या प्लांट फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फंगाई को ये प्रमोट करती है। बिल्कुल सही बात है। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोचार इज कि इसकी ये वाटर रिटेंशन इंक्रीज करती है, इंप्रूव करती है। तो कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कम इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये भी इसका वन ऑफ द एडवांटेजेस है। तो तीनों ही इसके करेक्ट हो जाएंगे, 1, 2 and 3। If a particular plant species placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? Schedule 6 में वो species mentioned है, जैसे कुछ insectivorous plants like पिक्चर प्लांट, जिनकी growing environment के लिए in general harmful है। तो इन प्लांट स्पीशीज को जो शेड्यूल 6 में मेंशनड है, इनकी कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड। तो ऑप्शन हमारा बनता है सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसका आंसर है 81 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? कि आपने टिल नहीं किया, आपने लैंड प्रिपेयर नहीं किया, जो आपने क्रॉप्स हार्वेस्ट की हैं उसी लैंड पे, उसी जहां क्रॉप रेजिड्यू भी अभी प्रेजेंट है, उसी लैंड में आपने न्यू क्रॉप ग्रो कर दी है। इसके एडवांटेज या एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। ये तो जीरो टिलेज का मतलब ही ये है कि आपने पिछले वाली क्रॉप हार्वेस्ट की, उसके जो स्टबल बचे हैं उसे स्टबल बर्निंग नहीं किया आपने। एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक हो गई। जो दिल्ली पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में हम इतना सुनते रहते हैं स्टबल बर्निंग से ये हो रहा है, लेकिन इससे अगर हम जीरो टिलेज वाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें तो ये अवॉइड किया जा सकता है। व्हीट कैन डायरेक्टली बी ग्रोन। फिर विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। यूजुअली अब हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस मेथड का इस्तेमाल करते हैं पैडी ग्रो करने के लिए। उसमें क्या है कि नर्सरी में सेपरेट एरिया में पहले सैपलिंग्स हम ग्रो करते हैं, वो जो जब सफिशेंटली सीड्स जर्मिनेट करके सैपलिंग्स बन जाती हैं उन्हें हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं पूरी फ्लडेड पैडी फील्ड में। फील्ड प्रिपेयर करते हैं, पूरी उस फील्ड को फ्लड कर देते हैं एंड देन फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। देन वही जो नर्सरी में हमने सैपलिंग्स प्रिपेयर की होती हैं उनकी हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। अब अगर तो ये टेक्निक से हमने पैडी ग्रो करना है तो जीरो टिलेज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें तो ऑफ कोर्स आपको फील्ड प्रिपेयर करनी पड़ेगी पहले,
ऑफ कोर्स आपको इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रॉपरली लेवल्ड प्रिपेयर्ड फील्ड के ऊपर, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ पैडी करो, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स वाले मेथड से, DSR वाले मेथड से पैडी प्लांट करो इंस्टेड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, देन दिस टेक्निक कैन बी हेल्पफुल। जीरो टिलेज, कि आपने वीट क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, जो उसका क्रॉप रेजिड्यू बचा है उसी स्टेट में आपने पैडी सीड्स को ड्रिल से प्लांट कर दिया, तो दिस कैन बी डन। एंड वाई वेट सॉइल, उससे क्या होगा कि अगर तो आप क्रॉप रेजिड्यू को वहीं रहने देते हो, सॉइल इज नेवर ड्राई, तो थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन करेगी, आपको इरिगेशन भी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा उस केस में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल इज पॉसिबल। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन, कि कार्बन आपने एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होने दिया, रादर उसे अंडरग्राउंड सोर्सेज में, ओशंस में या लैंड में किसी भी तरीके से सॉइल में स्टोर करके रख लिया जिससे वो रिलीज ना हो एनवायरनमेंट में। अगर तो आप लेट से क्रॉप स्टबल ही है, क्रॉप रेजिड्यू ही है, अब उसे आप बर्न कर दोगे तो वो कार्बन रिलीज होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्रॉप रेजिड्यू इवेंचुअली ऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का एक पार्ट बन जाएगा। तो आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन हो गई है, वो कार्बन रिलीज नहीं हुआ, सॉइल में परमानेंटली स्टोर हो गया। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज ऑल्सो लाइक पॉसिबल विद दिस टेक्निक। तो all three would be the advantages of the zero tillage agriculture, and answer would be 1, 2 and 3. According to India's national policy on biofuels, अब ये थोड़ा factual question था, which of the following can be used as raw materials in the production of biofuels? पॉलिसी में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स बताए हैं जिनसे हम बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब बेसिकली क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड नट्स एंड हॉप्स ग्राम नहीं मेंशनड है, कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, रॉटन पोटैटो, शुगर बीट्स ये मेंशनड है। तो इसका आंसर है 1, 2, 5 and 6. A would be the answer. Next question, which one of the following statement best describes the term social cost of carbon? Social cost of carbon क्या हो सकता है? It is a measure in monetary value of what? Long-term damage done by a ton of carbon dioxide emissions in a given year. कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से कितना टोटल डैमेज होता है एनवायरनमेंट को या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल लें। सेंस तो बना रहा है, लाइक दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द आंसर। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये सोशल, मतलब ये तो वो हो गया, ये तो प्राइसिंग वाले कंसेप्ट पे चले गए। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की। अगर हम कार्बन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, दैट्स नॉट रिलेटेबल। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। ये लाइक उन लाइंस पे ही नहीं है ऑप्शनल, कुछ कंफ्यूजिंग ही नहीं था इसमें। ये तो डायरेक्टली सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो उसके आइडिया के साथ भी मैच कर रही है। तो अगर मोटा मोटा इफ यू नो इवन द आइडिया ऑफ व्हाट इज द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, यू कैन इजीली अराइव एट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, consider the statements. Black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. Green gram alone accounts for nearly half of the pulse production. In the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. Now, how you could go about this question? Of course, when you would have covered the agriculture portion in your geography, you must have studied about the pulses production. And in the pulses production, one of the basic things we study is the most important pulse that is grown in India, that is gram, the chickpea or the normal gram. It accounts for about 40% of the total pulse production in India. If you know this fact, on the basis of that, what can you say that at least statement 2 is incorrect. Green gram, जिसे मूंगी साबुत दाल हम बोलते हैं, green gram alone contributes for nearly half of the pulse production. ये statement हो जाएगी गलत।
तो अगर 2 स्टेटमेंट गलत है आपकी, तीनों ही ऑप्शंस ये आपको पता है कि ये गलत हो गई, एंड द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज ए, 1 ओनली। तो इस तरह से तिकड़म का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर यू कुड अराइव एट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है कि आपने कुछ पेरिफेरली किसी और कंटेक्स्ट में पढ़ा होता है, उसका इस्तेमाल करके यू कैन एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस एंड एक्चुअली अराइव एट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वाइट इजी क्वेश्चन था, जिन लोगों ने हमारी क्लास लगाई है और क्लास में हम अक्सर ये चीज़ कवर करते हैं हमारे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में। क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, a hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. ये क्लासिक अदरवाइज क्लाइमेटिक कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है, ये कॉटन क्रॉप की रिक्वायरमेंट है। बाकी सारी चीज़ें भी कॉटन के साथ मैच करती हैं। वाटर रिक्वायरमेंट कम है, सब ट्रॉपिकल नेचर ऑफ क्रॉप है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नेचर ऑफ क्रॉप है। फ्रॉस्ट, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, दे आर हार्मफुल फॉर दी क्रॉप एंड दी 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर्ड हैं इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। कॉटन क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स के साथ ये मैच करता है, तो इसका आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग द सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। अब ऐसा तो नहीं है, किसी भी सोलर पावर क्या करती है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है पावर सप्लाई करना। आगे आप कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट है। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर सरफेस पंप्स एज वेल एज फॉर सबमर्सिबल पंप्स। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट फॉर दी पिस्टन पंप्स। अब ये क्या, पिस्टन पंप मना थोड़ी कर देगा मैं कि मैं सोलर पावर की पे क्यों चला दिया मुझे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएंगी। इसका आंसर वुड बी करेक्ट पूछा था हमें, नाइदर 1 नॉर 2। With reference to the current trends in the cultivation of sugarcane in India, consider the following। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब अदरवाइज दिस पोर्शन वॉज इन न्यूज़, लेकिन बहुत ही लाइक साइड न्यूज़ सी थी, इसकी कवरेज बहुत कम हुई है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स लाइक इनमें इस चीज़ का मेंशन नहीं था। तो इफ़ यू डोंट नो दिस आंसर, इट्स ओके, लाइक द क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि जो क्वेश्चन सबको आता है, वो क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो फिर उससे कोई आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सबका ही ठीक है। जो क्वेश्चन किसी को नहीं आता, वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, उससे आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं आता। लाइक उससे लाइक किसी को कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिला, किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं मिला। लेकिन कुछ मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो इजी वाले लेवल से थोड़े से ऊपर होते हैं, मीडियम डिफिकल्टी में, जिनमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए, जिनमें कुछ रिलेट करना पड़ता है आपको, वो क्वेश्चंस डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके रिजल्ट के लिए। अगर आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से थोड़ा सा ऑप्शंस एलिमिनेट करके, कुछ अच्छे से कैलकुलेटेड गेस लगा के, इफ़ यू कैन अराइव एट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दोज आंसर्स करेक्ट, बिकॉज दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू विल मेक इट टू द मेरिट लिस्ट और नॉट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन वाली कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। इसमें है क्या, सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन द बड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। शुगर केन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, उस कंटेक्स्ट में था कि ये बड चिप सेटलिंग्स टेक्निक का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं कि नर्सरी में हमने सेटलिंग्स ग्रो की, उनमें बड्स निकल रहे हैं, व्हेन दे हैड स्टार्टेड ग्रोइंग इन अ नर्सरी, हमने उन्हें प्लांट कर दिया है फील्ड में जाके। तो इस टेक्निक से हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, सीड्स की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी कंटेक्स्ट में न्यूज़ में था। अब अगर बाकी की 3 स्टेटमेंट्स की बात करें, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, हम जब सेट्स को उन्हीं जो पोर्शन ऑफ शुगर केन है जिन्हें हम प्लांट करते हैं नर्सरी में रेस करने के बाद फील्ड में, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बडेड सेट्स एज कंपेयर टू सेट्स विद मेनी बड्स। एक शुगर केन का लेट्स से सेट है, इसे आपने प्लांट कर दिया है सॉइल में। एक केस में सिंगल बर्ड निकला हुआ था, दूसरे केस में मल्टीपल बर्ड्स निकले हुए थे। किसके जर्मिनेशन चांसेस ज़्यादा हैं? ऑफ कोर्स जिस केस में ज़्यादा बर्ड्स निकले हुए हैं। ये स्टेटमेंट में उल्टा दिया हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट।
एक सेटलिंग के सिंगल बर्ड है, एक सेटलिंग के मल्टीपल बर्ड्स हैं, सर्वाइवल चांसेस, जर्मिनेशन चांसेस मल्टीपल वाले के ज़्यादा होंगे। तो इन्होंने मतलब यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्जर सेट्स। अब ये भी उसी लाइंस पे है कि सिंगल जिसका एक ही बर्ड है उसके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होंगे, या जिसके मल्टीपल सेट्स हैं उसके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होंगे, मल्टीपल वाले के सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। ये तो है, ये तो लाइक बेसिक डेफिनेशन का ही पार्ट हो गया। तो इसका आंसर होगा आपका 1 and 4 ओनली, सी शुड बी द राइट आंसर। वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अगर आपका लाइक नहीं आता था आपने स्किप कर दिया तो इट्स परफेक्टली फाइन। In the context of India, which of the following is are considered practices of eco-friendly agriculture? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये तो है ही है, ये वीट पैडी का साइकिल हमने एंड करना है, या कुछ एरियाज में तो पैडी ही ग्रो किया जाता है, जैसे ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल वाले रीजन में, या फिर साउथ इंडिया डेल्टाइक रीजन्स में, ईस्टर्न इंडिया डेक्कन प्लेट्यू वाले कोस्टल रीजन्स में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले रीजन में, कावेरी डेल्टा वाले रीजन में सिर्फ राइस ही ग्रो किया जाता है। ये इससे सॉयल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट सॉयल से अब्जॉर्ब करती रहती हैं क्रॉप्स एंड सॉयल डेफिशिट हो जाती है उन न्यूट्रिएंट्स में। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी टेक्निक है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए क्योंकि उनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करते हैं, अच्छी बात है। टेंशियोमीटर, इससे सॉयल मॉइस्चर को, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिससे सॉयल मॉइस्चर को आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो वंस यू नो द स्टेटस ऑफ मॉइस्चर इन योर सॉयल इन विच यू आर ग्रोइंग द क्रॉप्स, तो आप उस हिसाब से इरीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छी बात है। वर्टिकल फार्मिंग, अभी हमने बात की थी कि लैंड सेव करता है, वाटर सेव करता है, क्योंकि आप वर्टिकल लेवल्स पे आप कम लैंड का इस्तेमाल करके, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। जापान जैसी कंट्रीज़ में इसे काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉर प्लांट प्रोडक्शन। तो ये चारों ही टेक्निक से आप इको फ्रेंडली, मतलब चारों ही टेक्निक्स इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं। तो 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, क्या बना? इन दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, फर्टिगेशन बन गया। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? यू कैन कंट्रोल द एल्केनिटी, मतलब हाउ दिस इज डन, बेसिकली जैसे आजकल हमारी माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक्स चलती हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं कि जितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उतना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर हम ड्रिप इरिगेशन से सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली रूट जोन में, या रिलेटिवली हमारी जो ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक्स हैं उनके कंपैरिजन में कम वाटर का इस्तेमाल करके हम बेसिकली वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्लडिंग द फील्ड विद वाटर। तो इन टेक्निक्स का एक और ये जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स हैं, इनका वन ऑफ द एडवांटेजेस हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर्स कैन बी मिक्सड इनटू द वाटर सप्लाई एंड रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स वुड बी कंज्यूम्ड। ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, है ना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल, कम इनपुट्स का इस्तेमाल करके हम बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं। तो उसमें सॉयल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है? कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, कि कितना आपने अल्कलाइन वाटर या कितना आपने उसका पीएच क्या होना, उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर सकते हो। कितना इनपुट आपने, कितने फर्टिलाइजर्स को अपने पानी के साथ मिक्स करना है कि एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन हो, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। अब इस टेक्निक की जो हम बात कर रहे थे कि फर्टिलाइजर्स को पानी में मिक्स करके रूट जोन में डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा सकता है, इसका एक कंडीशन है, ऊपर स्टार लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टू अचीव दिस एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्टिलाइजर शुड बी सॉल्यूबल इन वाटर। अगर फर्टिलाइजर सॉल्यूबल इन वाटर ही नहीं है, इनसॉल्यूबल है,
तो उस फर्टिलाइज़र को हम इस टेक्निक से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सप्लाई कर सकते हैं रूट जोन में? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, काफ़ी सारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तो इसलिए उन फर्टिलाइजर्स के लिए, उन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के लिए हम ये टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन यूज दिस टेक्निक ओनली फॉर वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दे, तो इसमें हमने एक इनकरेक्ट ही ढूंढनी थी, तो 2 जिसमें नहीं है, 1, 3 एंड 4 वुड बी दी आंसर। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल है, रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल है, तो दिस वुड बी दी आंसर। Consider the following minerals. In India, which of the following are officially designated as major minerals? So some of the minerals are designated as major minerals and some of the minerals are designated as minor minerals by the government of India. तो उस कंटेक्स्ट में अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे हमने किया था कि बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट पॉलिसी। हमने बेसिकली वी नीड टू नो कि कौन से का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दी सरकारी नोटिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेजर मिनरल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी माइनर मिनरल्स। अब जैसे ये जो 3 हैं, क्रोमाइट, केनाइट एंड सिलिमेनाइट, दीज 3 आर दी मेजर minerals while bentonite it is a minor mineral। तो इसका आंसर would be D, 2, 3 and 4 only। Next question, with reference to the ocean mean temperature which of the following statements are correct? ये ocean mean temperature क्या चीज़ है? ये भी जैसे न्यूज़ में रहा था, IITM पुणे ने इसके ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह की है इंडियन मॉनसूनल पैटर्न्स के कंटेक्स्ट में। यूजुअली हम क्या करते हैं, इंडियन मॉनसून्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर दिस ईयर मॉनसून्स वुड बी गुड और नॉट। वन ऑफ द फैक्टर्स जो हम, वन ऑफ द वेरिएबल पैरामीटर जो हम मॉनिटर करते हैं वो होता है सी सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि मॉनसूनल विंड्स क्या करती हैं, ओशियनिक इंडियन ओशन रीजन से मॉइस्चर लेके आती हैं, इंडिया में बारिश होती है। बेसिक सी अगर हम बात करें, सी सरफेस टेम्परेचर, इंडियन ओशन रीजन का सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, हम यूजुअली इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, लेकिन ये न्यूज़ में इस कंटेक्स्ट में था कि सी सरफेस टेम्परेचर की बजाय अगर हम ओशन मीन टेम्परेचर का इस्तेमाल करें तो हम मॉनसूनल पैटर्न्स को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सी सरफेस टेम्परेचर। फ़र्क क्या हो गया दोनों में कि ये तो बेसिकली इसके नाम में ही पता चल गया, ये क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर। बेसिकली आप सरफेस के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हो। इसमें क्या है, ओशन मीन टेम्परेचर, आप ओशन के मीन, पूरी ओशनिक वाटर के ओशनिक उसका मीन टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हो। इन दोनों में से बेटर मेजर क्या होगा, व्हाट बेटर क्या होगा अगर आप पूरी ओशनिक थर्मल एनर्जी मेजर करना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो, सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर देखना या ओशन का एवरेज टेम्परेचर देखना, दिस वुड बी बेटर। तो इसलिए उस कंटेक्स्ट में वो न्यूज़ में था कि ओशन मीन टेम्परेचर से हम बेटर मॉनसूनल पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब है क्या, लेकिन मतलब ये तो होगी जनरल सी बात। इसका जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स थी, काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें इसमें मेंशन थी। आपको पता होना चाहिए कि ओशन मीन टेम्परेचर हम कहाँ पे, कितनी डेप्थ पे, कैसे मेजर करते हैं, कब मेजर करते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू अराइव एट द राइट आंसर। एंड मतलब बहुत पिन पॉइंटेड सी चीज़ें यहाँ पर मेंशन थी। अगर आपको लाइक मोटा मोटा अभी जितना मैंने आपको बताया उतना पता है, यू विल नॉट बी एबल टू अराइव एट द राइट आंसर। तो टू प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वॉज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन if you read the statements. Ocean mean temperature is measured up to the depth of 26 degree Celsius isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during the January-March period. अब यहाँ पर UPSC बच्चों के साथ कर रहा है खिलवाड़। क्यों कर रहा है, ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब अगर आपने पढ़ा भी हुआ है डाउन टू अर्थ का ये वाला आर्टिकल जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी, उसमें एक चीज़ गलत है, वो है ये 129 मीटर। 50 से 100 मीटर्स की डेप्थ तक हम ओशन मीन टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये जो 26 डिग्री सेल्सियस वाला आइसोथर्म है, इट लाइज समवेयर इन दिस रेंज, 50 मीटर से 100 मीटर्स की रेंज में। यहाँ पे लिखा हुआ है 129 मीटर्स। बाकी सारी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं,
कि 26 डिग्री आइसोथर्म भी है। साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में ही हम मॉनिटर करते हैं क्योंकि वहीं से मॉनसूनल विंड्स ने आना होता है। जनवरी मार्च वाले पीरियड में ही हम मॉनिटर करते हैं क्योंकि लाइक उसके बाद ही तो वहाँ से मॉनसूनल विंड्स चलती हैं। जून में तो इंडिया में, जून जुलाई वाले पीरियड में तो इंडिया में मॉनसून ही आ जाता है। इसी पीरियड में हम मेजर करते हैं, इसी पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन को हम मॉनिटर करते हैं। ये 26 डिग्री आइसोथर्म वाला पॉइंट भी करेक्ट है, ये चीज़ इनकरेक्ट दी हुई है। मतलब इतनी पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से लाइक ये बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हालांकि दिस स्टेटमेंट, मतलब अगर हम आंसर डिस्कशन की बात करें तो दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट क्योंकि डेप्थ गलत दी हुई है। इट शुड बी 50 to 100 मीटर की रेंज में। OMT collected during January-March can be used in assessing whether the amount of rainfall in the monsoon will be less or more than certain long-term mean. ये तो obvious, ये तो like basic news ही थी ये तो। तो इसका आंसर होगा B2 only. With reference to the chemical fertilizers in India, consider the following. At present, the retail price of chemical fertilizers is market-driven and not administered by government. अब यहाँ पर फर्टिलाइजर प्राइसिंग का क्या मुद्दा है? फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो यही चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है, NPK, जो तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है बेसिकली, जिसमें यूरिया आता है। यूरिया इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसके प्राइसेस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, बट P&K बेस्ड फर्टिलाइजर्स दे आर डी कंट्रोल्ड, ये मार्केट कंट्रोल्ड है। अब ये तो हो गया फैक्ट। व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? At present, the retail price of chemical fertilizers in general is market driven and not administered by a government. Statement true होगी या false? ये statement false हो जाएगी। Ammonia, which is an input of urea, nitrogenous, nitrogen based fertilizers में basically मैंने बताया आपको यूरिया आता है। ये यूरिया मैन्युफैक्चर कैसे होता है? It is produced from natural gas. One of the inputs that is used in urea industry is natural gas. इसलिए जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इन जनरल उन एरियाज में होती है जहाँ पेट्रोकेमिकल या ऑयल रिफाइनरिंग इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड होती हैं, क्योंकि नेचुरल गैस इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप्ड होती है। नेचुरल गैस इज एन इनपुट। तो ये सारी ना लाइक ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है एंड अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का इस्तेमाल करके यूरिया की प्रोडक्शन की जाती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस से सल्फर एक बायो प्रोडक्ट होता है उसका, एंड उसी कंटेक्स्ट में मतलब इसी सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसका आंसर है 2 and 3B। ठीक है बच्चे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ है ये डेजर्ट नेशनल पार्क? जैसलमेर वाले रीजन में, बाड़मेर राजस्थान, थार डेजर्ट वाले रीजन में। जैसलमेर साइड अगर आप घूमने गए हो, वन ऑफ द अट्रैक्शंस इज डेजर्ट नेशनल पार्क। इट इज लाइक उसके कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दी हुई हैं। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान के दो जो थार डेजर्ट के एक्सट्रीम वेस्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, it is spread over the 2 districts of Badmer and Jaisalmer. There is no human habitation inside the park. इंडिया में भाई इस चीज़ को इंश्योर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। No human habitation inside the park. This park has very few human settlements within its zone. लेकिन no human habitation would be a kind of very extreme statement. कुछ जैसे सम सैंड ड्यून्स वाला एरिया इसी नेशनल पार्क के अंडर आ जाता है, तो वहाँ पर उस एरिया में उस जो सम वाला एरिया है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कुछ कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं, बहुत कम है लेकिन अ फ्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन बी फाउंड इन दिस जोन, इन दिस एरिया, इन डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो ये स्टेटमेंट लाइक फॉर द सेक ऑफ इट्स एब्सोल्यूट नेचर थोड़ी सी इनकरेक्ट
लग रही है. इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स ऑफ इंडिया. ग्रासलैंड बर्ड है जो थोड़ा सा ड्रायर रीजन्स में, थॉर्नी बुशेस या डेजर्ट वाले रीजन में एग्जिस्ट करता है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में एग्जिस्ट करता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो इसका आपका आंसर बन रहा है 1 and 3 ओनली. सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड. कहाँ है जी सियाचिन ग्लेशियर? अगेन आपका अब आ गया जम्मू कश्मीर का. अगर आपको थोड़ा सा मैप की हम बात करें इस तरह से, ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, दिस रीजन वुड बी योर अक्साई चिन वाला रीजन. ईस्ट ऑफ ले, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? अराउंड दिस रीजन इज द सियाचिन ग्लेशियर. ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ये तो अक्साई चिन के वेस्ट में है. दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट. ईस्ट ऑफ ले, ले समवेयर ओवर हियर, लद्दाख की कैपिटल. इट इज टू द नॉर्थ ऑफ ले, नॉट टू द ईस्ट ऑफ ले. उधर वाली साइड तो बिल्कुल भी नहीं है. नॉर्थ ऑफ गिलगिट, ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला रीजन है ऊपर, इसके नॉर्थ में नहीं है, इसके ईस्ट में है. नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर जाना हो तो रास्ते में आती है, लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाना हो तो रास्ते में आती है नुब्रा वैली. नुब्रा रिवर, नुब्रा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ श्योक, श्योक इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस. ये वाला सारी लाइक रिवर्स के बारे में हम ज्योग्राफी में कवर करते हैं. तो दिस पोर्शन लाइक नुब्रा वैली के नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर. दिस वुड बी दी करेक्ट आंसर. 96 का डी. With reference to history of India, consider the following places. भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र. अब ये कुछ टाउन्स मेंशनड हैं, हमने इन्हें मैच करने की क्या ये करेक्ट स्टेट के साथ के अगेंस्ट मेंशनड हैं या नहीं. भिलसा ये केव्स के लिए जाना जाता है, बुद्धिस्ट चैत्याज एंड विहारास के लिए. कल्चरल हिस्ट्री लिखा हुआ है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में बेसिकली लिखा हुआ है. कल्चरल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भिलसा के बारे में हम पढ़ते हैं. केव आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में ये लाई करता है. द्वार समुद्र महाराष्ट्र. द्वार समुद्र, आप होयसाला डायनेस्टी के बारे में आपने स्टडी किया होगा, होयसालाज ऑफ द्वार समुद्र. जब आप अलाउद्दीन खिलजी की साउथ इंडियन कैंपेन करते हो मलिक काफूर द्वारा लेड, उसमें हम 4 मेन डायनेस्टीज पढ़ते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिनको डिफीट किया था. द यादवास ऑफ देवगिरी, द काकातियास ऑफ वारंगल, द होयसालास ऑफ द्वार समुद्र एंड पांड्यास ऑफ मदुराई. यादवास, काकातियास, होयसालास एंड पांड्यास. उस कंटेक्स्ट में ये द्वार समुद्र, it was the capital of Hoysalas and it is located in Karnataka, not in Maharashtra. Yadavas of Devgiri, Devgiri is in Maharashtra. लेकिन ये द्वार समुद्र ये वाला इनकरेक्टली मैच्ड है. गिरिनगर इन गुजरात. अब गिरिनगर, गिरनार का आपने नाम सुना है? गिरनार आपसे पूछा जाए तो आप बताइए. गिरनार इंस्क्रिप्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अशोका की गिरनार इंस्क्रिप्शन या रुद्र नमन की गिरनार इंस्क्रिप्शन, जहाँ सुदर्शन लेक के बारे में मेंशन्ड है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक लेक बना था, अशोका के गवर्नर ने उसे रिपेयर करवाया, फिर रुद्रदमन ने उसे रिपेयर करवाया, स्कंदगुप्त ने, गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त ने भी उस लेक को रिपेयर करवाया था. तो हम गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं. ये गिरनार गिरिनगरी है गुजरात में. तो दिस इज करेक्टली मैच्ड एंड ऑप्शन हमने देखे हैं तो अब तक आई थिंक वी हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर. 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, ए. नाउ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के इंडेक्स में आपको क्वेश्चन है. स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं. 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड स्टेटमेंट है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं. Central Groundwater Authority was formed under the Environmental Protection Act 1986. ये पहले से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पहले एग्जिस्ट किया करता था. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बाद इसी बोर्ड को रिफॉर्म किया गया. एक नई अथॉरिटी, मतलब इंस्टेड ऑफ बोर्ड उन्होंने एक नई अथॉरिटी बनाई, नया इंस्टीट्यूशन बनाया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. तो ये इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड. क्या लग रहा है आपको, करेक्ट है या इनकरेक्ट है?
इरिगेशन में हम तीन बेसिक जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, जो लाइक एक तो माइक्रो इरिगेशन वाले तो न्यू मेथड्स हो गए, वेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन एंड टैंक इरिगेशन. वर्ल्ड ओवर कैनाल इरिगेशन इज द डोमिनेंट मेथड ऑफ इरिगेशन. इंडिया में भी जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1950s में, कैनाल इरिगेशन वॉज द मेन मेथड ऑफ इरिगेशन. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज ऑफ टुडे स्टेटस क्या कि कैनाल इरिगेशन की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है एंड ग्राउंड वाटर इरिगेशन की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो गई है. एंड हालत ये है कि एज ऑफ टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं अगर हम ऑप्शंस को ध्यान में रखें. हमें एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं भी पता है 36 है कि 76 है कि 56 है, तो नेवर माइंड. अगर हमें ये दो चीज़ें पता हैं तो वी विल बी एबल टू अराइव एट द राइट आंसर. इसका आंसर बनता है बी 2 and 3 ओनली. 1, 2 and 3 तो ऑप्शंस में नहीं है, तो दैट नेसेसरीली मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये टिपिकल क्लासिक ज्योग्राफी का ये बेसिस पे क्वेश्चन आया आपको क्लाइमेटोलॉजी का. जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली. जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? हाई ऑल्टीट्यूड, अपर ट्रोपोस्फेरिक, हाई स्पीड winds moving in the westerly direction in the circumpolar manner as a part of upper westerlies, upper atmospheric westerlies. तो ये जेट स्ट्रीम्स की मोटी मोटी सी मेंडरिंग विंड्स हैं, इनकी नेचर है, काफ़ी लंबी चौड़ी सी इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने की होगी ज्योग्राफी में. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी दो तरह की जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. सदर्न हेमिस्फेयर में भी द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. तो दोनों ही हेमिस्फेयर्स में ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करती हुई हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी इनकरेक्ट. तो बचे हैं आपके पास ये दो ऑप्शंस. ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, दो तरह के साइक्लोन्स आप लोग पढ़ते हो. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स का एक मेन डिफरेंस ही ये है, मतलब उनकी फॉर्मेशन सब कुछ और काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं. वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आई होती है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स डू नॉट हैव एन आई, मतलब वहाँ आई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप एन आई वाइल टेम्परेट साइक्लोन्स डू नॉट हैव एन आई. व्हाट इज एन आई? एक साइक्लोन आ रहा है, इसके अराउंड लेट्स से कि विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं. डाइवर्ज साइक्लोन इज अ कन्वर्जिंग सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम है जिसके अराउंड विंड्स कन्वर्ज करती हैं. तो विंड्स कन्वर्ज करती रहती हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगी डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड. उन डिटेल्स में हम नहीं जाते क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट मुद्दे पे आते हैं. लेकिन विंड्स लेट्स से घूम रही हैं अराउंड अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर एंड वहाँ पर राइज भी कर रही हैं. सेंट्रल पोर्शन इज द काम. व्हाट इज आई? आई इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द साइक्लोन विच इज रिलेटिवली कामर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग रीजन्स. यहाँ पर क्लाउडीनेस भी नहीं होती है, यहाँ पर सनलाइट भी पेनिट्रेट कर सकती है. तो एक तो यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं है, काम कंडीशंस प्रिवेल करती हैं. टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में आपकी अगली स्टेटमेंट आप मुझे बताओगे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग्स. आई ऑफ द साइक्लोन जहाँ कोई क्लाउडीनेस नहीं है ऊपर, जहाँ सनलाइट भी पेनिट्रेट कर सकती है, आसपास पूरी त्राही मची हुई है, लेकिन आई इज द काम रीजन सेंटर में जहाँ सनलाइट भी पेनिट्रेट कर सकती है. क्या वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? Temperature should ideally be relatively more than the surrounding area. So this statement would be incorrect. तो आंसर आपका रहेगा C 2 only. Easy question. 100th क्वेश्चन आपके ए सेट का हम डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इन चार में से कौन सा है? वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स में हम एक बेसिक फैक्ट पढ़ते हैं कि दिस नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज द
लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो उसके बेसिस पे दिस शुड बी दी आंसर। तो 100 का आंसर है सी। तो इसके साथ आपके 1 गो में सारे कवर हो गए। एक राघव सर ने एक आपको क्वेश्चन करवाया था, एंड चेतन सर का एक क्वेश्चन मैं रीडिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया था एंड थोड़ा सा एरर है, मैं करेक्ट करना चाहूँगा उसे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of legislature of that state. Who can be a minister? Otherwise कायदे से तो एक एमएलए ही स्टेट का मिनिस्टर बन सकता है, एक एमपी ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन दोनों स्टेट के भी और सेंटर के ही केस के दोनों के ही केस में ये प्रोविज़न है कि एनीवन, अगेन यहाँ पे, हु इज़ एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट प्रोवाइडेड कि वो अगले 6 मंथ्स में इलेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम पीरियड वो जिसके लिए उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर, कि तू यू आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यू आर नॉट पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ विधानसभा और पार्लियामेंट, अगर सेंटर की बात करें, फिर भी मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में दैट पर्सन शुड गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द वेकेंट सीट्स। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। बट अब इसमें एक कंडीशन है, अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कि प्रोवाइडेड एज क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि मिनिस्टर बनने के लिए आप मिनिमम एज, मतलब एक एमएलए बनने के लिए जो बेसिक एज का क्राइटेरिया कि यू इन ऑर्डर टू बी मेंबर ऑफ स्टेट विधानसभा और लाइक लोकसभा एट द सेंटर, यू मस्ट बी 25 ईयर्स ऑफ एज। वोटर बनने के लिए यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। सो एनी पर्सन हु इज अ वोटर कैन be appointed as a minister for a maximum period of 6 months provided he is at least 25 years of age. एज क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होना चाहिए एंड अदर कंडीशंस टू बी एमएलए वाली वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कहती। इसके हिसाब से तो 19 ईयर्स का वोटर उसको भी एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। मतलब आइडिया इसके यार चलो बाद में इलेक्ट हो जाएगा, तब तक हम उसे मिनिस्टर तो बना दे, इन द मीनवाइल उसकी इलेक्शन होगी एंड वो इलेक्ट हो जाएगा। अब अगर 19 ईयर्स का बंदे को अगर हम अपॉइंट कर देंगे तो वो तो चाहे 6 महीने बाद ले लो, चाहे लेट्स से 7-8 महीने बाद ले लो, तो वो तो इलेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो दैट लाइक डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ मेकिंग दिस प्रोविजन। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड। ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई प्रोविजन नहीं है अपने। परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम दी प्रिजन सॉरी। तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई उसे नहीं किया जाता, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ही किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनना चाहिए? डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है बच्चे। एक हमने 72nd क्वेश्चन पिछली डिस्कशन में राघव सर ने स्किप किया था, वो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ उसको। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। एलिफेंट्स के लिए फेमस है कि मेट्रियार्कल सिस्टम होता है इनका, तो इट इज लेड बाय अ फीमेल। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months। बिल्कुल, ये अगेन थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। यू शुड नो द स्टेटमेंट्स ओनली, देन यू विल बी एबल टू अराइव एट द आंसर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 years। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। अब दिस यू आर सपोज टू नो। Fourth statement was relatively easier statement and you were supposed to know that this statement is incorrect because the state having the highest elephant population is Karnataka.
अगर फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये एंड ये इनकरेक्ट हो गया, या तो आपका 3 ओनली आंसर है या 1 एंड 2 ओनली आंसर है। एंड अगर इनमें से आपको बताना हो, इवन इफ लाइक लेट्स से दैट अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये नहीं पता थी, तो इसका आंसर वुड बी ए 1 एंड 2 एंड दे वुड मेक अ बेटर गेस ऑल्सो। तो इसके साथ हमारी पूरी आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जीएस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों ने, आप में से काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा एंड आप फ्लाइंग कलर्स के साथ इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करेंगे एंड मेंस की पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे। दैट्स ऑल एज फार एज द डिस्कशन ऑफ द एग्जाम वाज कंसर्न्ड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।